गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज जागलान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले के वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेश, सामान्य परिचय, जलवायु और इसके अलावा मृदा टॉपिक को पढ़ा है। आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति। आज हम प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्राकृतिक वनस्पति से 2-3 क्वेश्चन करता हूं ताकि आपको पता चले कि पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे सबसे पहले आपके क्वेश्चन आ गया, भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। आप स्टेट के नाम बताओगे। स्टेट जो होते हैं वो वन रिपोर्ट होती है। वन रिपोर्ट 2019 जो है वो इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे। अभी हम प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो अगले वीडियो में आपको मैं अलग से बताऊंगा। तो भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया, प्रायद्वीपीय पठार। 2 नंबर ऑप्शन आपको दे दिया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जैसे तटीय मैदान। चौथा आपको क्वेश्चन दे दिया द्वीप समूह। तो भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति कहां पाई जाती है? आप कमेंट करके बताओ। तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पिछला वीडियो मृदा में उन्होंने पढ़ा है, तो उन्होंने पढ़ा था कि पर्वतीय जो प्रदेश होता है, पर्वतीय जो मिट्टी होती है उसको वन मृदा भी कहते हैं, क्योंकि पर्वतों पे वन उगते हैं। सही बात है, लेकिन भारत में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। एक तो इसका बड़ा रीजन ये है कि भारत के लगभग 50% भाग पे प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। हमारा भौतिक प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा है। तो भारत में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर। इसके बाद जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते कि भारत में सर्वाधिक वन कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक वन कौन से हैं? और इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाए जैसे सुरक्षित वन जिसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। 2 नंबर जैसे आपको दे दिया जाए रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और एक दे दिया जाए अवर्गीकृत वन। तो कौन से वन ज्यादा हैं? आपको नहीं पता होता, वर्गीकरण का भी नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को। भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन है? सुरक्षित वन। तो आओ हम पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है? क्या होती है प्राकृतिक वनस्पति? तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समूह से है जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। यानी कि उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। न तो मनुष्य उसमें पानी डालता है, न उसमें मनुष्य खाद डालता है, न कुछ और डालता है। कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। आप सीधा कहो तो अपने आप उगने वाला पौधा समुदाय जो होता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक वनस्पति। ये प्राकृतिक वनस्पति जो होती है ये जलवायु के अनुसार अपने आप को क्या कर लेती है? ढाल लेती है। अब आप सीधा ये कह सकते हो कि वह पौधा समूह जो अपने आप उगता है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, न उसमें कोई सिंचाई की सुविधा होती है, न उसमें कोई उर्वरक डाली जाती है, न उसमें कोई कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, जो अपने आप उगता है, अपने आप बड़ा होता है और अपने आप को जलवायु के अनुसार परिवर्तित कर लेता है, ढाल लेता है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब सवाल आता है भारत में प्राकृतिक वनस्पति कैसी? तो भारत आपको पता है एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल में तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। लेकिन यहां एक खास बात क्या है कि भारत में तापमान, वर्षा, मिट्टी,
पवन आदि में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। जैसे आप देखो, भारत के पश्चिमी मरुस्थल में 50 डिग्री तापमान होता है, तो वहीं भारत के लद्दाख में बर्फ जमा रहती है। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जब भारी वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जब 5 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होती, 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहीं भारत में मिट्टी जलोढ़ है, तो कहीं भारत में मिट्टी काली है, तो कहीं भारत में मिट्टी मरुस्थलीय है। पवनों की बात करें तो कहीं भारत में व्यापारिक पवन चलती हैं, कहीं पछुआ पवन चलती हैं, कहीं शीतकाल में वर्षा होती है, कहीं ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। तो इस प्रकार तापमान, वर्षा, मिट्टी और पवन आदि की भिन्नता के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत में अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, एकदम सही बात है। इसके बाद देखिए, वनों को हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा सोना। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, कपास को सफेद सोना कहा जाता है, वनों को हरा सोना कहा जाता है। तो वनों को क्या कहा जाता है? हरा सोना। अब सवाल आता है कि जो प्राकृतिक वनस्पति को आप वन भी कह सकते हो, वन में क्या क्या होता है? वन में पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, सीधा कहें तो पेड़ पौधे होते हैं। इसके अलावा घास होता है, झाड़ियां होती हैं, इन सब से मिलकर वन बनते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, सर पेड़ पौधे और घास में क्या अंतर होता है, झाड़ियों में क्या अंतर होता है? पेड़ क्या होता है? जिसके तना होता है, और तना ऊपर जाने के बाद ऐसे टहनियां बनती हैं, और ये आपका क्या होता है? पेड़ होता है। झाड़ी क्या होती है? जैसे आप देखोगे तो ये हर टहनी, हर पत्ते के पास से एक टहनी अलग बन रही है, और इसमें भी हर पत्ते के पास से टहनी बन रही है। तो ये क्या होती है? झाड़ी। आपने बहुत बार सुना होगा कपास एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। तो झाड़ी का मतलब ये होता है न कि वो जिसके बेरिए लगते हैं या बेर लगते हैं, वो झाड़ी नहीं होती। झाड़ी का मतलब होता है हर पत्ते के पास से टहनी बने। घास क्या होता है? जैसे आप देखो, जो भी नीचे से उगा धरातल से वो सीधा जाए, उसके कोई टहनी नहीं निकले, तो वो घास होता है, वो घास होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, बांस जो होता है, बांस घास होता है, और बांस विश्व का सबसे लंबा घास होता है। बांस विश्व का सबसे लंबा घास होता है। एक हमारे कुच्चा, राजस्थान में जिसको कुच्चा कहते हैं, हरियाणा में जिसको झुंडा कहते हैं, वो भी क्या होता है? घास होता है। क्या होता है? घास। अब आप झाड़ियों की बात को समझ गए, झाड़ी क्या होती है, घास क्या होता है, पेड़ पौधे क्या होते हैं। तो इन सब के सम्मिलित रूप को एक साथ, इन सब को क्या कहते हैं? वन। भूगोल की शुद्ध भाषा में बोले तो प्राकृतिक वनस्पति, यह आपकी प्राकृतिक वनस्पति होती है। इसके बाद हम देखते हैं भारत में वन कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। तो भारत में वनों की बात करें तो भी भारत के लगभग आधे वन जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत के आधे वन प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा भारत के आधे वन जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के बाद दूसरा बड़ा वन क्षेत्र वाला प्रदेश कौन सा है? हिमालय है। दूसरा बड़ा क्षेत्र कौन है? हिमालय पर्वत। यानी भारत में सबसे ज्यादा वन प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं, और उसके बाद कहां पाए जाते हैं? हिमालय में। यह भी आपकी बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे वनों का वर्गीकरण। आपसे बहुत आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और आप उनमें उलझ जाते हो क्योंकि आपका पढ़ा हुआ नहीं होता। इसलिए एक बार इसको पूरे को पढ़ें, पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले वनों का जो वर्गीकरण होता है वो प्रशासनिक आधार पर होता है। प्रशासनिक आधार पर मतलब प्रशासन ने वनों को कितने भागों में विभाजित किया, प्रशासन की दृष्टि से वन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले 1936 में HG चैंपियन, रीट के बच्चे, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे इस बात को समझें, HG चैंपियन और GS पुरी, ये दो विद्वान थे जिन्होंने भारत के वनों को सबसे पहले किसके आधार पे? प्रशासनिक आधार पे विभाजित किया था।
और प्रशासनिक आधार पे जो वन होते हैं वो सबसे पहले वन होते हैं सुरक्षित वन। कौन से वन होते हैं भाई? सुरक्षित वन। आप इसका इंग्लिश शब्द देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, इसको कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि एकदम रिजर्व होते हैं, यानी कि उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती, उनमें कोई, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इनमें न तो लकड़ी काटी जा सकती है, लकड़ी काटना व पशुचारण पूर्णतया प्रतिबंधित होता है। आप इसको समझें, पूर्णतः वर्जित होता है। लकड़ी काटने का मतलब पेड़ काटना नहीं होता, लकड़ी काटने का मतलब होता है सूखा हुआ जो टहनियां होती हैं उनको भी नहीं काट सकते आप इन वनों में, और पशु भी नहीं चरा सकते। आप समझ सकते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट वन होते हैं, इसीलिए इनको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। और आपको पता हो तो भारत के कुल वनों का 1/2 भाग, यानी भारत में जितने वन हैं उनका आधा भाग कौन से वनों का है? सुरक्षित वनों का है। और इनको सुरक्षित क्यों किया गया है? क्योंकि ये वन सर्वाधिक महत्व वाले होते हैं, सबसे ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस होती है। क्यों होती है इंपॉर्टेंस? क्योंकि ये जलवायु की दृष्टि से, मृदा अपरदन की दृष्टि से, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो बाढ़ की रोकथाम, जहां हर वर्ष बाढ़ आती है, वहां बाढ़ को रोकने के लिए पेड़ों की कतार लगा दी जाती है, लाइन लगा दी जाती है, शेल्टर बेल्ट लगा दिया जाता है, उनमें से किसी पेड़ को नहीं काटा जा सकता। ये पेड़ मृदा अपरदन को रोकते हैं या मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई क्षेत्र, ये आपका एक मरुस्थल है और इस मरुस्थल के चारों ओर आपने पेड़ लगा दिए, तो इनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गई, ये तो बहुत महत्व वाले वन हो गए। इन वनों को आप काट दोगे तो ये मरुस्थल आगे चला जाएगा। इस प्रकार जो वन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उन वनों को क्या कहते हैं? सुरक्षित वन कहते हैं। और इन वनों को काटना तो दूर, लकड़ी काटना और पशुचारण भी पूर्णतया वर्जित होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कुल वनों का 1/2 भाग होते हैं। सबसे ज्यादा बार आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन से वन जो हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो भारत में सुरक्षित वन जो हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखोगे प्रशासनिक आधार पर दूसरे नंबर पे कौन से वन होते हैं? दूसरे नंबर पे होते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन, आप इसको इंग्लिश में देखें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इंग्लिश शब्द ज्यादा आसान है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है जिसको सुरक्षा प्रदान की गई है, रिजर्व का मतलब जिनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 2 नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको पता है इन वनों से लाइसेंस लेकर, लाइसेंस का मतलब होता है कि सरकार की अनुमति लेकर आप लकड़ी काट सकते हो। सरकार टेंडर छोड़ती है और उसके द्वारा आप लकड़ी काट सकते हो। इसके अलावा आप इसमें पशु चारण कर सकते हो, पशु चरा सकते हो, पशुओं पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। और ये कुल वनों का 1/3 भाग है। कुल वनों का कितना भाग है? 1/3, यानी 33% के आसपास हमारे संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और 50% हमारे कौन से वन है? सुरक्षित वन है। इसके बाद 3 नंबर पे आपके कौन से वन बच जाते हैं? अवर्गीकृत वन, जो आपके खेत में उगे होते हैं, आपकी निजी भूमि में उगे होते हैं, उनके ऊपर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन वर्तमान में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेट्स ने हरी लकड़ी काटने पर, हरे पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन सूखने के बाद आपके खुद के होते हैं, आप इनको काट सकते हो। तो यहां आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और आप इसको देखो। वनों का वर्गीकरण प्रशासनिक आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? 1936 में H.G. चैंपियन और G.S. पुरी ने किया। और सुरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? पहले जिनमें लकड़ी काटना, पशुचारण पूर्णतः वर्जित होता है, सर्वाधिक भाग इन्हीं का होता है। कुल वनों का आधा यही होता है। सर्वाधिक महत्व के वन यही होते हैं क्योंकि ये बाढ़ की रोकथाम, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण आदि को रोकने के लिए बहुत महत्व वाले होते हैं। 2 नंबर पे संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं इनमें लाइसेंस लेके आप लकड़ी काट सकते हो और पशु चारण की छूट होती है।
3 नंबर पे आपके अवर्गीकृत वन होते हैं। तो यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जलवायु की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से होते हैं, सुरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, और भारत में प्रशासनिक आधार पर सर्वाधिक वन कौन से हैं, सुरक्षित वन। ये 2 आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा। अब हम हमारे वनों के वर्गीकरण में दूसरी बात देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण जो होता है वो होता है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे का मतलब होता है कि उसके ऊपर अधिकार किसका है, मालिकाना हक किसका है, ऑनरशिप किसकी है, ऑनरशिप, उसका मालिक कौन है, ऑनर कौन है। इसके आधार पे आपके जो वन होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले वन होते हैं राजकीय वन। राजकीय वन आप इसको क्या कह सकते हो, स्टेट फॉरेस्ट। स्टेट फॉरेस्ट, ये स्टेट फॉरेस्ट होते हैं। आपके 2 नंबर पे कौन से वन होते हैं भाई, 2 नंबर पे हमारे होते हैं सामुदायिक वन। सामुदायिक वन यानी कि इनके ऊपर कम्युनिटी का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं। और 3 नंबर पे आपके जो वन होते हैं वो व्यक्तिगत वन होते हैं। व्यक्तिगत वन का मतलब होता है जो व्यक्ति विशेष के होते हैं। तो इस प्रकार आपके स्वामित्व अधिकार के आधार पे 3 प्रकार के वन होते हैं, स्टेट फॉरेस्ट, आपके सामुदायिक वन और व्यक्तिगत वन। तो आप देखें देश के कुल वनों का, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देश के कुल वनों का 95% भाग जो होता है वो कौन से वनों का होता है, स्टेट फॉरेस्ट का होता है। राजकीय वन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि पर्यावरण की दृष्टि से वनों का महत्व लगातार बढ़ता गया। तो सरकार ने क्या किया, इन वनों को भी, जो वन थे इनको धीरे धीरे कैटेगरी चेंज करके किसमें कर दिया, राजकीय वनों में कर दिया। और वर्तमान में भारत के अधिकांश वन राजकीय वन है। सर्वाधिक मात्रा में भारत में राजकीय वन है और ये 95% है। इनकी देखभाल, विकास और सुरक्षा तीनों का जिम्मा किसका होता है, सरकार का। इनका सारा काम कौन देखती है, सरकार देखती है। तब ये सरकारी वन है। और भारत में निरंतर घटते वनों को देखते हुए, निरंतर घटते वनों को देखते हुए लगभग सभी वनों को कौन से वन बना दिए, राजकीय वन में शामिल कर दिया। बात क्लियर है, सभी वनों को किसमें शामिल कर दिया, राजकीय वन में। सामुदायिक वन क्या होते हैं, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप किसी शहर में रहते हो, उस शहर में जो गलियां होती हैं उनमें नगर पालिका पौधे लगा देती है। आपकी गांव में पंचायत भूमि होती है, उस पंचायत भूमि के ऊपर पंचायत पौधे लगा देती है, जिसकी देखभाल का जिम्मा यहाँ पंचायत का होता है, यहाँ नगर पालिका का होता है। ये आपके किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता इनके ऊपर। इसलिए ये कौन से वन होते हैं, सामुदायिक वन होते हैं। और ये कुल वनों का केवल कितने प्रतिशत हैं, 3%। और ये व्यक्तिगत वन होते हैं, जैसे आपने अपने खेत में पेड़ पौधे लगा दिए, आपने अपने खेत में लगा दिया, घर में लगा दिया, ये व्यक्तिगत वन होते हैं। व्यक्तिगत वन बहुत कम होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के अधिकांश वन किस श्रेणी में आते हैं, स्वामित्व के आधार पर राजकीय वन, सामुदायिक वन और व्यक्तिगत वन। तो आपके किस में आते हैं, राजकीय वन में आते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद अगला वर्गीकरण, ये छोटी छोटी बातें हैं, यही पेपर में आती हैं और हमें नहीं पता होता, आपको पता होता है। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन और पूछ लेता हूं ताकि अगली बात बताने से पहले पता चले कि आपको क्वेश्चन आता है क्या। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, भारत में सर्वाधिक वन होते हैं, भारत में सर्वाधिक वन होते हैं। जैसे 1 नंबर आपका ऑप्शन आ गया चौड़ी पत्ती वाले वन, चौड़ी पत्ती वाले वन। 2 नंबर आपके आगे कोणधारी वन, कोणधारी वन। 3 नंबर आपको ऑप्शन दे दिया घास के मैदान।
और 4 नंबर आपको ऑप्शन दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से वन भारत में सर्वाधिक हैं बताओ, जल्दी बताओ। भारत में कौन से वन सर्वाधिक हैं? बहुत सारे बच्चे कोणधारी वन कर देंगे, जबकि भारत में कोणधारी वन बहुत कम होते हैं। तब आप सोचते ही नहीं हो कोणधारी वन होते क्या है। कोणधारी वन क्या होता है? ऐसा वन, देखो ये पेड़ है और ये पेड़ ऊपर से ऐसा है, ये कोणधारी वन होता है। ओके, और भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन। भारत के कुल वनों का 94% भाग, 94% भाग कौन सा है? चौड़ी पत्ती वाले वनों का है। कोणधारी वन 6% होते हैं। घास के मैदान भारत में बहुत कम होते हैं और इनमें से इन्हीं में आ जाते हैं ये। तो अब आपका अगला जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पे था? वृक्षों की पत्ती के आधार पर, वृक्षों की पत्ती के आधार पर। भाई पत्ती के आधार पे भारत में कौन से वन ज्यादा पाए जाते हैं? तो भारत में एक तो होते हैं चौड़ी पत्ती वाले वन, एक कौन से वन होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन। ये वन कहां उगते हैं? तो आपको पता है ये उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय वनों की ही पत्ती चौड़ी होती है, आपको पता होना चाहिए। और भारत के कुल वनों का ये कितना प्रतिशत है? 94%। आप सोच भी नहीं सकते, भारत में चौड़ी पत्ती वाले वन ज्यादा पाए जाते हैं। इन वनों को आप वैसे दो भागों में बांट सकते हो। एक आप इनमें कह सकते हो मानसून पतझड़ वन, मानसून पतझड़ वन, और एक आप कह सकते हो सदाबहार वन, सदाबहार वन। मोटे तौर पे दो ही होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वनों में 80% वन मानसूनी पतझड़ वन होते हैं और 12% वन सदाबहार होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो 92 ही हुआ, तो इसके अलावा भी तो चौड़ी पत्ती वालों में और भी तो वन हो सकते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में और भी वन होते हैं। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं और ये उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। भारत उष्ण कटिबंधीय ही देश है। भारत के 94% वन चौड़ी पत्ती वाले हैं। इनमें से 80% मानसूनी पतझड़ वन और 12% जो वन है वो सदाबहार वन होते हैं। इसके बाद हम, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी बाद में लिख लेना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने पीडीएफ के लिए कहा था। मैंने बिल्कुल कहा था स्टार्टिंग के टॉपिक की मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा देता हूं। इसके बाद आप खुद लिखें या तो, और या आप स्क्रीनशॉट से लिखें, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी आप मेहनत कर नहीं पा रहे हो और इसीलिए अब आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। दो में से एक काम हो सकते हैं, आप मेहनत करते तो मैं आपके लिए मेहनत करता। भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर वन, ये आपके भौगोलिक आधार पर वन, ये ज्योग्राफिकल बेसिक होता है। यानी कि ये जो वनों का वर्गीकरण होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको देखना है। भौगोलिक आधार पर, भूगोल, भूगोल, भौगोलिक, भौगोलिक में क्या आता है? भौतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के, यानी कि पर्यावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, वर्षा कितनी होती है, मिट्टी कैसी है, इसके अलावा मनुष्य के क्रियाकलाप कैसे हैं, दोनों मिलके भौगोलिक बनता है। और इस भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो आप पहले तो एक चीज को समझे, वनस्पति जो होती है, वनस्पति पूर्णतया प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती है। वनस्पति पूर्णतया प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती है। आप सबसे पहले तो यही देखें, प्राकृतिक वातावरण जैसा होगा, प्राकृतिक वातावरण का मतलब आप यहां पे ये भी लिख सकते हो या समझ सकते हो जलवायु। और जलवायु में मोटे तौर पे आप ये देख सकते हो तापमान व वर्षा। यस, तापमान और वर्षा के आधार पे ही प्राकृतिक वनस्पति होती है और इसी के आधार पे वनों को विभाजित किया जाता है। तो आप देखें, पर भौगोलिक आधार पर
सबसे पहले जो वन होते हैं वो होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, आप इसको समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंध का मतलब तापमान ज्यादा, सदाबहार का मतलब सदा हरे भरे रहते हैं। तो आप समझें कब वन सदाबहार रह सकते हैं, कैसे वन पूरी साल हरे भरे रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हो वनों को सबसे ज्यादा दो ही चीजों की आवश्यकता होती है, एक तापमान और एक वर्षा। क्यों? आपको पता है कोई भी पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, और उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए एक तो चाहिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और एक धरातल से क्या चाहिए? नमी, और वायुमंडल से क्या चाहिए? CO2। तो CO2 तो हमारे पास भरपूर मात्रा में है, हमें अब चाहिए क्या? सूर्य का प्रकाश और नमी। तो सूर्य का प्रकाश जिसको हम, वैसे तो ये सूर्य तप होता है, सूर्य तप यानी इंसोलेशन, आइसोलेशन वर्ड नहीं, इंसोलेशन। और एक होता है नमी, नमी का मतलब वर्षा। तो वैसे तो ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सूर्य तप को हम आम भाषा में तापमान कह देते हैं, जो कि सही तो नहीं होता, सही तो सूर्य तप इंसोलेशन ही होता है, लेकिन सामान्यतः हम तापमान कहते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे कहां? सबसे पहले देखो, ये वन उष्ण व आर्द्र क्षेत्रों में मिलेंगे। इतनी बात कहते ही आपके दिमाग में भारत की जलवायु आ जानी चाहिए कि तापमान कहां ज्यादा था और वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा कहां थी। तो आपको पता है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे, उत्तरी पूर्वी भारत में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में। तो ऐसे आपका दिमाग चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसको रटोगे। तो आप समझिए उष्ण व आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये वहां पाए जाते हैं जहां तापमान वर्ष भर 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, और ये वहां पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। अब जिस बच्चे को जलवायु समझ में आ गया था उसको कोई आवश्यकता नहीं है वन रटने की, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? जब मैं जलवायु पढ़ा रहा था तो आप बहुत कमेंट कर रहे थे, सर बार बार एक ही बात बता रहे हो। अब वो आपको आनी चाहिए। अब आती है तो बताओ कहां कहां होंगी? तो ये वन कहां मिलेंगे? इसका मतलब ये जो विशेषता है वो कहां मिलेंगे? सबसे पहले आप ऐसे देख सकते हो, भारत में, ये भारत है, यहां केरल तट, आपको पता है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल इधर, यहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा थी, बिल्कुल थी। एक हमारे यहां पूर्वोत्तर भारत, जहां बंगाल की खाड़ी ने सबसे पहले प्रवेश किया था, यहां हमारे बारिश ज्यादा थी। एक हमारे अंडमान निकोबार में थी, और एक लक्षद्वीप में थी। तो बात खत्म। अब इतना आपको पता होना चाहिए तापमान और वर्षा कहां ज्यादा होती है। तो ये क्षेत्र कौन कौन से वे? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, बिल्कुल ये पश्चिमी घाट यहां पर्वत है, इसके पश्चिम वाला भाग, क्योंकि पूर्व में तो पवनें नीचे उतरेंगी तो वहां वर्षा नहीं होगी, इसलिए वहां कहां से सदाबहार वन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब अगली बात, ये वन जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे मिलते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में। बंगाल की खाड़ी की मानसून सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करती है, वहां ज्यादा वर्षा होती है, मोसिनराम वगैरह के आसपास, वहां ये वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में ये वन पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। इसके बाद आप देखोगे तो पश्चिमी बंगाल व असम, ये दोनों नजदीक हैं, लेकिन यहां एक कंडीशन है कि जो 1200 मीटर की ऊंचाई तक की पहाड़ियां हैं वहां पे ये वन पाए जाएंगे, क्योंकि 1200 मीटर से ऊपर चले जाओगे तो तापमान कम हो जाएगा, और तापमान कम हो जाएगा तो उष्ण कटिबंधीय वन कहां से बचेंगे? फिर तो उपोष्ण वन हो जाएंगे। तो ये आपके क्षेत्र पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल व असम में 1200 मीटर से नीची पहाड़ियां। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वनों से यही प्रश्न आता है कि भारत में
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां नहीं पाए जाते? आपको 3 ऑप्शन इनमें से मिलेंगे, एक कोई ऑप्शन आपको और मिलेगा, जैसे मध्य प्रदेश दे देंगे और दे देंगे, राजस्थान दे देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, ये जो वन होते हैं ये सदाबहार होते कैसे हैं, क्यों होते हैं सदाबहार? तो एक तो इनमें खास बात क्या होती है उसको समझें आप। ये वन 3 परतों में होते हैं, 3 लेयर में होते हैं। इनमें सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं, सबसे पहले सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं। ये सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं 60 मीटर तक ऊंचे, 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। 60 मीटर का मतलब लगभग 180 फीट ऊंचे, यानी कि 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती है, लगभग उतने ऊंचे पेड़ होते हैं, पेड़। और इन पेड़ों में ऊपर जाने की होड़ लगी रहती है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फेंक दिया, ऐसा नहीं है, एकदम ऑथेंटिक बात है। अभी आपको पता हो तो अमेरिका के रेडवुड नेशनल पार्क में 115 मीटर ऊंचा पेड़ मिला था, 115 मीटर। तो आप समझो ये 350 फीट ऊंचा हो जाता है। लेकिन औसतन यदि हम बात करें तो 60 मीटर तक ऊंचे इसमें पेड़ मिलते हैं। इसके बाद इसके बीच में छोटे पेड़ होते हैं, या ऐसे कई बार डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा भी होगा। इसके नीचे छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं। इस प्रकार ये 3 लेयर में होते हैं, सबसे ऊंची लेयर, बीच वाली लेयर, नीचे वाली लेयर। अब इनमें होता क्या है, देखो ये सदाबहार कैसे होते हैं। बहुत सारे बच्चे और भी लोग ये बता देते हैं कि ये कभी भी पत्ते नहीं गिराते। पत्ते जरूर गिरेंगे, कोई भी पेड़ होगा उसका पत्ता तो गिरेगा ही, एक समय के बाद गिरेगा। लेकिन अब होता क्या, जैसे ये जब पत्ते गिराते हैं तो नीचे वाले हरे होते हैं, बीच वाले पत्ते गिराते हैं तो ऊपर वाले नीचे वाले हरे होते हैं, नीचे वाले पत्ते गिराते हैं तो ऊपर वाले हरे होते हैं। दूसरी बात, इनमें लताएं होती हैं, लताएं बेल होती हैं, और वो बेल इन पेड़ों के ऊपर तक चली जाती हैं, और बेल में नीचे से पत्ते गिरते रहेंगे, ऊपर से पत्ते आते रहेंगे। इसलिए ये वन जो होते हैं ये क्या होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इन वनों में पत्ते झड़ने व फूल आने का समय अलग अलग होता है, सभी पेड़ों का अलग अलग होता है, और इसीलिए ये वन जो हैं वो सदा हरे भरे रहते हैं। बात को समझ गए? अब देखो इसके बाद इन वनों के मुख्य वृक्ष कौन से होते हैं, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुख्य वृक्ष कौन से होते हैं? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर याद कैसे रहेगा, जिसको एग्जाम फाइट करनी है उसको याद रखना पड़ेगा। रबर, रबर के बाद महोगनी, महोगनी के बाद आपको यहां एबोनी, एबोनी के बाद यहां आपको आम, आम के बाद ताड़, और ताड़ के बाद रोजवुड, रोजवुड। ये आपको विशेष रूप से वृक्ष मिलेंगे यहां, रबर, महोगनी, एबोनी, आम, ताड़ और रोजवुड, ये आपको यहां वृक्ष मिलेंगे। अब देखो ये जो सदाबहार वन होते हैं ये पृथ्वी पर कहां होते हैं, तो मैं आपको विश्व की भी बात बताता हूं। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य होता क्या है, यहां वर्ष भर सूर्य लगभग सीधा चमकता है, 23.5 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता सूर्य, इसलिए सूर्य सीधा चमकता है। फिर यहां वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सदाबहार वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। विश्व में सदाबहार वन कहां मिलते हैं? अफ्रीका में कहां, कांगो या जायर घाटी में, दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी में, पूर्वी द्वीप समूह में, और अमेजन घाटी में एक देश है ब्राजील। देशों की बात करें तो ब्राजील। अब इन सदाबहार वनों में देखो कितने प्रकार के पेड़, लताएं, फूल, झाड़ियां, घास सब होते हैं। इसके अलावा इनमें जीव जंतु भी बहुत होते हैं, और इसीलिए आपको पता हो तो इन सदाबहार वनों में पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में। देश की बात करो तो ब्राजील में। यह क्वेश्चन पुलिस में भी आया कि भारत से अधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ब्राजील। अफ्रीका के देशों में भी हो सकती है लेकिन ब्राजील में ज्यादा है। अब समझें आप, इन वनों को, इन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, फेफड़े।
अब आपको समझ में आना चाहिए पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहते हैं। पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहते हैं भाई क्योंकि सदाबहार वन जो होते हैं, एक तो उनमें वनों की सघनता होती है, दूसरी बात यहां हमेशा सूर्य सीधा चमकता है, तो पेड़ पौधे 12 घंटे भोजन बनाते हैं। आपको पता भी है क्या एक बात का, क्या कि ये जैसे ये पौधा है, ये पौधा 2 प्रकार की क्रिया करता है। एक क्रिया करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और यही पौधा साथ साथ में एक काम और करता है और वो होती है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया आपको पता होनी चाहिए, पौधा जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तो CO2 लेता है और आपके क्या छोड़ता है, O2 छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और जब पेड़ पौधा सांस लेता है तो पेड़ पौधा लेता है ऑक्सीजन और छोड़ता क्या है, CO2। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, उन्होंने यही सुना है कि पौधा जो है वो CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में तो जहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया लंबी होगी, ज्यादा कहां होगी, जहां सूर्य ज्यादा चमकेगा। अब शीतकाल में हमारे भारत की बात करें तो पौधे भोजन कम बना पाते हैं क्योंकि उनको सूर्य का प्रकाश कम मिलता है। तो जहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा होगी वहां पेड़ पौधे ऑक्सीजन ज्यादा बनाएंगे और इसी ऑक्सीजन से हम क्या लेते हैं, सांस। और इसीलिए इन वनों को क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े। ये क्वेश्चन साइंस में आपसे पूछा जा सकता है। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, CO2। इसीलिए आम आदमी को समझाने के लिए ऐसे ही बताया जाता है कि पेड़ पौधे रात्रि में क्या छोड़ते हैं, CO2। अब जैसे मूर्खों के तरीके से समझो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि रात में पौधा CO2 छोड़ता है, क्यों? अब ये तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए छोड़ता है कि रात को सूर्य नहीं होता, इसलिए रात को पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, श्वसन क्रिया। और श्वसन क्रिया में तो छोड़ेगा ही CO2, चाहे दिन में हो। दिन में दोनों काम करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है और श्वसन भी करता है। तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया श्वसन से ज्यादा होती है और इसलिए दोनों की तुलनात्मक रूप से देखें तो दिन में पौधा ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है और रात्रि में सिर्फ क्या छोड़ता है, CO2। रात्रि में पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता ही नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगी, सर पीपल और तुलसी रात को क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। गलत बात, पीपल और तुलसी की भी कोई हिम्मत नहीं है कि वो रात को क्या छोड़ दें, ऑक्सीजन। नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, पीपल का जो पत्ता होता है उसमें हरित पदार्थ ज्यादा होता है और उसके कारण उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सामान्य पौधों की बजाय ज्यादा होती है। आप इसको व्यवहार में भी देख सकते हो। प्रकाश संश्लेषण यानी पीपल का जो पौधा होता है वो भोजन जल्दी बनाता है और जब भोजन ज्यादा बनाएगा तो वो ज्यादा क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन। पीपल का पौधा दिन में बाकी पौधों की बजाय ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और इसलिए हमें प्राचीन काल में जो ब्राह्मण थे, प्राचीन काल में पढ़ाने का जो टेंडर था वो ब्राह्मणों के पास था। अभी नहीं, अभी सब पढ़ा सकते हैं, आप भी पढ़ा सकते हो। तो ये हमें अनपढ़ तरीके से बताते थे कि पीपल लगाओ क्योंकि पीपल रात को ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसा नहीं है, पीपल दिन में ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है। तो ये समझाने का तरीका था, पीपल बाकी पौधों के बजाय दुगना ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये समझाने का तरीका था कि पीपल दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी रियल में पीपल और तुलसी भी केवल दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन दिन में बाकी पौधों के बजाय ज्यादा छोड़ते हैं। यह आपकी बात थी। अब सवाल होता है भाई, जो वन है, उनमें सबसे कम जो ह्रास हुआ है, सबसे कम नुकसान जो हुआ है वो इन सदाबहार वनों को हुआ है। सबसे कम ह्रास जो हुआ है, नुकसान जो हुआ है वो सदाबहार वनों को, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को हुआ। क्यों? आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एक नंबर बात तो ये है भाई, इनकी लकड़ी कठोर होती है। लकड़ी कठोर होने से 2 नुकसान है। एक तो काम कम आती है, उपयोगी कम होती है क्योंकि इसका कोई भी जैसे आप इसको किसी भी आकार में डालना चाहो उसमें नहीं डलेगी। तो एक तो ये भी कारण है कि लकड़ी कठोर। दूसरी, काटना मुश्किल होता है, इसलिए वन कम काटे जाते हैं। दूसरी बात देखो, ये इतने सघन होते हैं, पेड़, पत्तियां, टहनियां, झाड़ियां। आप एक पौधे को काट दोगे, 2 को काट दोगे, 4 को काट दोगे, तब तक तो ये गिरेंगे नहीं। पूरा जंगल काटोगे तब पेड़ कटेंगे। तो यहां बिना वैज्ञानिक तरीके के पेड़ काटना असंभव होता है, इसलिए भी यहां पेड़ कम कटे हैं। तीसरी बात, क्योंकि यहां बारिश ज्यादा होती है तो यहां दलदल होता है, इसलिए परिवहन के साधनों का अभाव होता है।
परिवहन के साधनों का अभाव होता है, वहां आप गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रेली नहीं ले जा सकते, इसलिए आप सर पे रख के कितनी लकड़ी ला सकते हो। तो इन वनों का ह्रास कम हुआ है। एक क्या होती है कि आप ये भी समझ सकते हो कि आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होते हैं। आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार पुनः सुने। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? जहां तापमान और वर्षा दोनों ज्यादा होती है, जहां उष्ण व आर्द्र क्षेत्र होते हैं, यानी कि तापमान ज्यादा होता है और आपके वर्षा भी ज्यादा होती है। तापमान 22 डिग्री से ज्यादा, वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। भारत में कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां, अंडमान निकोबार, पश्चिमी बंगाल व असम में 1200 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा के क्षेत्र। ये वन सदाबहार होते हैं क्योंकि इन वनों के 3 परतें होती हैं, तीनों अलग अलग समय में पत्तियां गिराती हैं, अलग अलग समय में फूल खिलते हैं, और इसी कारण ये वन क्या होते हैं? सदाबहार वन होते हैं। इसके मुख्य वृक्ष कौन से होते हैं? रबर, महोगनी, एबोनी, आम, ताड़, रोजवुड, और इसकी ऊंचाई 60 मीटर के आसपास होती है। आप देखें, इन वनों में पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इनको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, और इन वनों का ह्रास सबसे कम हुआ है। और वो क्यों हुआ है मैंने आपको बता दिया। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो मैं आपको वापस से पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इतने से काम नहीं चलेगा जितना आप कर रहे हो। अब हमारे दूसरे प्रकार के वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमारे कंप्लीट हो गए। 2 नंबर हम वन देखते हैं, हमारे कौन से वन होते हैं? तो ये होते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय का मतलब तापमान ज्यादा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को आप पतझड़ वन भी कह सकते हो। पर्णपाती वन, पतझड़ वन भी कह सकते हो। होता क्या है कि ये ट्रॉपिकल डिसिशियस फॉरेस्ट जो होते हैं, इनमें वर्षा की जब कमी आती है, क्योंकि यहां तापमान तो ज्यादा है और वर्षा कम हो गई। सही में देखो तो यहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां होती है वहां सदाबहार वन होते हैं। 200 से कम होती है तो वर्ष में कभी ना कभी पानी की कमी रहेगी, और उस समय ये पौधे एक साथ, क्योंकि जब पानी की कमी रहेगी तो पूरे वन में एक साथ आएगी, पूरे वन में एक साथ सोखा आएगा, सूखा आएगा, तो सब पौधे पत्तियां गिरा देंगे, और इसीलिए ये पतझड़ या पर्णपाती वन होते हैं। अब इनकी खास बात सुने, ये भारत में बहुतायत पाए जाते हैं। भारत में बहुतायत पाए जाते हैं। अभी थोड़े समय पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सर्वाधिक वन कौन से होते हैं? मानसूनी पतझड़ वन। तो वही तो हैं ये मानसूनी पतझड़ वन, इन्हीं का नाम होता है। इन्हें आप मानसूनी वन भी कह सकते हो। मानसूनी वन कहते ही पतझड़ लगाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि मानसूनी वनों से वर्षा सिर्फ कब होती है? आपको पता है, जून, जुलाई, अगस्त व सितंबर में। तो आप समझ गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में वर्षा होगी। तो बाकी महीने में क्या होगा? बाकी महीने में पानी का अभाव होगा, और पानी का अभाव होगा तो आप समझ सकते हो पेड़ पौधे पत्तियां गिरा देंगे। इसीलिए ऐसा होता है। यहां वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। अब जिस बच्चे को जलवायु आती है, मेरी पूरी बातें याद हैं, अरब सागरीय शाखा कहाँ वर्षा करेगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहाँ करेगी, कहाँ ज़्यादा करेगी, कहाँ कम करेगी, तो आप देख लो कि जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम थी वहाँ पे आपको ये वन मिलेंगे। इन वनों के मुख्य वृक्ष कौन से होते हैं? मुख्य वृक्ष, ये वृक्ष से प्रश्न पूछा जाता है। यहां वृक्ष होता है साल, सागवान। सागवान हम सागवान कहते हैं, इसको टीक कहते हैं, इंग्लिश में टीक भी कहते हैं। साल, सागवान, नीम, इसके अलावा चंदन, चंदन के अलावा महुआ, एक यहां पलास, आंवला, पलास, आंवला, सेसल, कुसुम। ये क्वेश्चन पूछा गया, कुसुम के वृक्ष किन वनों का भाग हैं? और रोजवुड, रोजवुड जो होता है वो भी इसी में होता है। और एक राजस्थान का प्रसिद्ध फल बेल, बेल, बेल जानते हो आप, गर्मियों में जूस बना के पीने वाला बेल।
अब ये जो वन होते हैं इनको दो भागों में विभाजित कर देते हैं, और वो किसके आधार पे? एक तो आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब होता है जहां पानी की कमी नहीं होती लेकिन फिर भी पत्ते गिरा देते हैं, और एक होते हैं शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती वन, ये दो प्रकार के वन हो गए आपके। आप इसको ऐसे समझो, ये तो 100 सेंटीमीटर वर्षा से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, और इनकी बात करें तो ये 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। अब ये होते कहां हैं? तो ये जो वन है आर्द्र पर्णपाती, ये उत्तरी पूर्वी राज्यों, बहुत सारे बच्चे ध्यान से नहीं सुनते, उनको लगता है कि सर सदाबहार वन भी आपने उत्तरी पूर्वी राज्यों में बताया था। नहीं भाई, सदाबहार में मैंने बताया था उत्तरी पूर्वी राज्यों के पहाड़ियों में, और यहां मैंने लिखा उत्तरी पूर्वी राज्यों, ये फर्क हो गया। एक हिमालय का गिरिपद, गिरिपद मतलब तलहटी, क्योंकि हिमालय में ऊपर चले जाओगे तो तापमान कम हो जाएगा, तो आपके उष्ण वन कहां से मिलेंगे? फिर तो उपोष्ण और शीतोष्ण हो जाएंगे। हिमालय का गिरिपद, एक पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, यही तो वो बात थी जो समझनी थी। पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है, देखो इधर से मानसून आई, ऊपर उठी, अच्छी वर्षा हुई, तो इधर सदाबहार वन हो गए। कौन से वन हो गए? सदाबहार वन, पहले वाले। और यहां कैसे हो गए? पर्णपाती, क्योंकि यहां बारिश की कमी रहती है, क्योंकि पवनें नीचे उतरती तो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। बिल्कुल समझ में आ सकता है। शुष्क पर्णपाती वन कहां होते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश व बिहार में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश व बिहार में, जो हिमालय के निकट का भाग है। हिमालय के निकट का क्यों? क्योंकि हिमालय के निकट ही तो वर्षा ज्यादा होगी, हिमालय पवनों को रोक के वर्षा करेगा, तो वहां ये आपके क्या मिलते हैं? वन मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तापमान ज्यादा हो, मोटी मोटी बात यही होती है, तापमान ज्यादा, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा, ये बहुतायत भारत में सर्वाधिक वन यही पाए जाते हैं। ये बात मैंने क्वेश्चन में भी बताई है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। मुख्य वृक्ष साल, सागवान, टीक, नीम, चंदन, महुआ, पलास, आंवला, सेसल, कुसुम, रोजवुड और बेल। इनको दो भागों में बांट सकते हो, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। आर्द्र में उत्तरी पूर्वी राज्य जहां ज्यादा वर्षा हो रही थी ना, उसी के दूसरे भाग में भाई सदाबहार वन ज्यादा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में, और हिमालय का गिरिपद, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, इधर आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। ये आपका कौन से वन कंप्लीट हो गए? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब हमारे तीसरे वन आ गए, और तीसरे वन कौन से आ गए बताओ? तो हमारे तीसरे प्रकार के जो वन होते हैं वो देखें कौन से होते हैं। तीसरे प्रकार के हमारे वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय, यानी कि अभी भी तापमान ज्यादा है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अब ये बात मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। जलवायु में, अरे तो जलवायु ही तो वनस्पति को पूर्णतः निर्धारित करती है। तो आपको पता है कांटेदार वन, वर्षा की कमी, और वर्षा की कितनी कमी? जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के आसपास होगी, वहां कौन से वन मिलेंगे? कांटेदार। 50 से 100 वाले में भी आप कह सकते हो, क्योंकि कांटे 100 सेंटीमीटर तक बन सकते हैं। पतझड़ और कांटेदार में सिर्फ प्रवृत्ति का फर्क है। तो ये वन जो होते हैं, इन वनों को शुष्क वन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क वन। बिल्कुल सही बात है। वर्षा कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। एक इनकी ध्यान से बात सुने, इनकी जड़ गहरी होती है, गहरी। आप लोग क्या बताओगे कि जैसे सदाबहार वनों की ऊंचाई 60 मीटर थी तो उनकी जड़ें गहरी होती? नहीं भाई, जड़ें गहरी जहां पानी का अभाव होता है वहां होता है, क्योंकि पौधा क्या करेगा, जितनी नमी नीचे जाती जाएगी जड़ें भी उतनी गहरी करता जाएगा। तो इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। और इन वनों में घास व झाड़ियों की अधिकता होती है। घास व झाड़ियों की अधिकता होती है। झाड़ी का मतलब होता है कैर, खैर, बबूल, कीकर, जो ये टाइप बनती हैं जहां वर्षा की कमी होती है वहां बन जाती हैं। इनकी ऊंचाई कम होती है, ये केवल 6 से 9 मीटर ही ऊंचे होते हैं। मुख्य वृक्ष कौन से होते हैं इनमें? मुख्य वृक्ष आप इनको जानते हो क्योंकि आपके आसपास यही वन होते हैं। बबुल,
बबुल, बेर, खजूर, खजूर इसी तरह का होता है, नीम, नीम पतझड़ में भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है, नीम, आंवला, आंवला उधर भी आता है इधर भी आता है, खेजड़ी और बरगद बिल्कुल भी ये इसमें मिलते हैं। ये मिलेंगे कहाँ? तो आप भारत के नक्शे में ही देख लो, सीधा सीधा भारत के नक्शे में जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग, ये वाला, ये मरुस्थल है हमारा। इस मरुस्थल को तो छोड़ दो, क्योंकि मरुस्थल में तो कौन से वन मिलेंगे? मरुस्थलीय वन मिलेंगे, तो वो तो अलग चीज हो गई। इसके आसपास ये जो मध्य वाला भाग है, जिसमें आप ये कह सकते हो पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आप यहां आंध्र प्रदेश, ये जो हमारा क्षेत्र होता है, यहां पे कांटेदार वन आपके मिलते हैं। तीसरे प्रकार के वन भी कंप्लीट हो गए। बात समझ में आ रही है? हम इसके बाद जो वनों की बात करेंगे वो करेंगे मरुस्थलीय वनों की। मरुस्थलीय वन तो और भी आसान होते हैं, जहां मरुस्थल है वहां मरुस्थलीय वन है, सीधी बात है। मरुस्थलीय वन, डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट कहां होते हैं? जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जहां बारिश कम होगी वहीं तो डेजर्ट फॉरेस्ट होंगे। तो मरुस्थल भी वही होता है जहां वर्षा 50 से कम होती है। अरे हमेशा मरुस्थल की बाहरी सीमा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा बनाती है। जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगी वह घास उगेगा, वो घास का मैदान होगा। देखो इनकी खास बात क्या होती है, इन वृक्षों में पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां कम होती हैं, बिल्कुल कम होती हैं, छोटी होती हैं, कांटेदार होती हैं। तो ऐसा तो होना ही था क्योंकि वर्षा तो होती ही नहीं है। और इनकी जड़ें लंबी, गहरी व मोटी होती हैं। आप याद रखें, कभी आपने एहसास किया होगा, आपके घर पे कोई सहतूत का पेड़ उगा हो तो देखना उसकी पतली पतली तार की तरह जड़ें मिलेंगी। और आप जाटी को नीचे से देख लो, जाटी का तना जितना मोटा होता है जड़ उससे और मोटी होती है। और जाटी कीकर की जड़ें कुएं तक चली जाती हैं। तो इनकी जड़ें मोटी होती हैं, गहरी होती हैं, लंबी होती हैं। सबसे गहरी जड़ मोटी जड़ किसकी होती है? मरुस्थलीय वनों की होती हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की होती हैं, लेकिन सबसे गहरी और मोटी जड़ें जो होती है वो मरुस्थलीय वनों की होती हैं, याद रखें। अब अगली बात, तापमान अधिक होने के कारण, तापमान अधिक होगा तो आपको पता है छाल का मतलब बाहरी भाग, जो वो अत्यधिक क्या हो जाएगी? कठोर बन जाएगी, बहुत टाइट बन जाएगी। ओके, और यहां के मुख्य वृक्ष कौन से होंगे? बबुल, नागफनी, खेजड़ी, कैर, खैर, रोहिड़ा आदि। कैर और खैर अलग अलग होते हैं। खैर अलग होता है, आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा सर्च कर लें, पता चल जाएगा। अब सवाल आता है ये मिलते कहां हैं? तो आप इनको मेरे हिसाब से स्टेट वाइज याद ही मत करो, सीधा याद करो, ये वाला मरुस्थल जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, जो राजस्थान के मरुस्थल के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां कौन से वन मिलेंगे? मरुस्थलीय वन मिलेंगे। सीधी बात है ये, इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके 4 नंबर वन क्या हो गए? कंप्लीट। मरुस्थलीय वन में तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां ऐसे ही वन होते हैं, तो हमें पता ही होता है। अब उसके बाद हम अगले वन देखेंगे, पर्वतीय वन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है पर्वतीय वन। सदाबहार वनों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पर्वतीय वन होते हैं। तो आप पर्वतीय वनों को देखें, इनमें क्या खास बात होती है? पर्वतीय वन की विशेषता क्या होती है?
एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी यही होती है, जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको पता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और इसीलिए जो आप ऊपर जाओगे तो तापमान कम होता जाएगा, और तापमान कम होगा तो क्या होगा, तापमान कम होने से वनों की प्रवृत्ति बदल जाएगी। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, सबसे नीचे आपको मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय वन, तापमान ज्यादा होता है। इसके बाद आपको मिलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय वन, क्योंकि तापमान थोड़ा कम हो गया। उसके बाद आपको मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण का मतलब क्या हो गया कि गर्मी और सर्दी दोनों होती है, न तो तापमान ज्यादा होता है न कम होता है, शीतोष्ण। और उसके बाद आपको मिलेंगे कोणधारी वन। कोणधारी वन का मतलब होता है जहां पे पौधों का ऊपर वाला भाग जो है वो ऐसे बन जाता है, जहां शीतकाल में हिमपात होती है वहां पौधे ऐसे बनेंगे। अरे तो वहां जाटी की तरह ऐसे डाले लग जाएंगे तो ऊपर से बर्फ पड़ेगी, डाला ही टूट जाएगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। जो ऐसे त्रिभुजाकार वन होते हैं वो कोणधारी वन। इसके ऊपर आपको मिलेंगे टैगा वन, टैगा, और टैगा के बाद मिलेंगे टुंड्रा, और टुंड्रा के बाद मिलेगी बर्फ, जहां वनस्पति मिलेगी ही नहीं। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब होता क्या है, देखो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर भी यही वन मिलते हैं, और हिमालय में भी ऐसे ही वन मिलेंगे। तो भारत में तो हिमालय, आपको पता है नीचे आप भारत में देखोगे तो हिमालय की तलहटी में तापमान 30 डिग्री होता है, और ऊपर चोटी में तापमान -10 डिग्री तक होता है। इसीलिए हिमालय में एक कहावत है कि विश्व में जितनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उतनी अकेले हिमालय में पाई जाती है। राइट बात है। क्यों? क्योंकि हिमालय में जितना ऊपर जाओगे तापमान घटता जाएगा, और तापमान घटता जाएगा तो वनस्पति बदलती जाएगी। तो आप ये समझें, अब भारत में पर्वतीय वनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पहला उत्तरी पर्वतीय वन। उत्तरी पर्वतीय वन को आप हिमालय के वन भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि उत्तर में हमारे पर्वतीय एक है हिमालय, उसी के वन। तो आप एक बात देखना, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय में वनस्पति बढ़ती जाएंगी। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, ये बात नोट कर लें, हिमालय पर्वत पदीय क्षेत्र में, पदीय क्षेत्र में हिमालय की तलहटी में कैसे वन मिलेंगे? उष्ण पर्णपाती। उष्ण पर्णपाती क्यों भी? क्योंकि उष्ण का मतलब गर्मी ज्यादा, पर्णपाती का मतलब पत्ते गिराएंगे, बिल्कुल गिराएंगे, क्योंकि वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती, इसलिए पत्ते तो गिराएंगे। तो ये वन कौन से होते हैं? उष्ण पर्णपाती वन। इसके बाद आप 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई तक जब आप हिमालय में जाओगे तो आपको वन मिलेंगे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन का मतलब होता है जहां गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती हैं, वहां शीतोष्ण कटिबंधीय वन होंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर आप 1500 मीटर से 1750 मीटर तक जाओगे तो आपको एक विशेष पेड़ मिलेगा और विशेष वृक्ष मिलेंगे, विशेष वन मिलेंगे, जिसका नाम है चीड़। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चीड़ के वन हिमालय में कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, तो आप बता दो कि 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। अब इसके बाद देखो 2000 मीटर, जितना ऊपर जा रहे हो तापमान कम होता जा रहा है। 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पे कौन से वन मिलेंगे? तो यहां मिलेगा आपको ब्लू पाइन एवं स्प्रूश। क्या मिलेगा? ब्लू पाइन एवं स्प्रूश। याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। फिर इससे ऊपर 3000 मीटर, 3000 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन मिलेंगे? यहां मिलेंगे कोणधारी वन। कोणधारी वन में आपको कितनी बार बता चुका हूं, जहां बर्फबारी होती है वहां वन ऐसे बन जाते हैं, वृक्ष ऐसे हो जाते हैं ऊपर से, और जैसे बर्फ गिरती है दोनों तरफ से नीचे गिर जाती है, इसलिए कोणधारी वन होते हैं। और इन कोणधारी वनों में वृक्ष कौन कौन से होते हैं? सिल्वर, सिल्वर फर, जूनिपर, जूनिपर, पाइन, पाइन और बर्च, बर्च। ये यहां के मुख्य वृक्ष होते हैं, आपको याद रखना है।
इसके बाद 4000 मीटर से ऊपर ऊपर कौन से वन मिलेंगे? तो टुंड्रा, टैगा टुंड्रा आपने सुना होगा। टुंड्रा में आपको पता है मास व लाइकेन, अरे जिसको हम सीधा कहें काई, काई मिलेगी जो घड़े के चारों ओर लग जाती है। कई बार जिनके घड़ा साफ नहीं करते उनके लगती है, सबके नहीं लगती। मास व लाइकेन जो है वो 4000 मीटर से ऊपर मिलेंगे। ये क्वेश्चन बनेंगे भाई। इसके बाद 4800 मीटर से ऊपर, 4800 मीटर से ऊपर कौन से वन मिलेंगे? कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4800 मीटर से ऊपर हिम बर्फ जम जाएगी। अब आपको एक बात याद दिलाता हूं, जब मैंने हिमालय पढ़ाया था तो आपको मैंने एक बात बताई थी, ट्रांस हिमालय में वनस्पति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बर्फ से ढका रहता है। फिर आपको याद है मुख्य हिमालय जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर थी, मैंने कहा था ये वनस्पति रहित है, हिमाद्री है। फिर हमारा आया था मध्य हिमालय, तो मैंने कहा था मध्य हिमालय में शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं, आपको याद होगा, इसीलिए मध्य हिमालय में हिल स्टेशन पाए जाते हैं। और फिर हमारा आया था शिवालिक, तो शिवालिक में हमने कहा था उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। तो मैंने भौतिक प्रदेश में भी आपको पढ़ाया, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। इसके बाद हम देखें तो हमारे दक्षिणी भारत के जो पर्वत हैं उनमें कौन से वन मिलते हैं? तो आप एक बार दक्षिणी भारत के और देख लो, दक्षिणी भारत के वन, पर्वतीय वन। दक्षिणी भारत में पर्वतों की बात करें तो आपको पता ही है, ये हमारा दक्षिणी भारत है। या एक पर्वत है विंध्याचल, सतपुड़ा, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट और या नीलगिरी की पहाड़ी, यही हमारे मुख्य पर्वत हैं। और इन पर्वतों पे जो वन मिलते हैं उनको आपको पता हो तो इनके निचले भागों में तो वन मिलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। थोड़ा सा तापमान कम होता है तो उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। और इनके ऊपर वाले भागों में, विशेष करके नीलगिरी की पहाड़ी में कौन से वन मिलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। और मैंने पहले भी कहा, ये क्वेश्चन रीट में आया था पिछली बार, शीतोष्ण कटिबंधीय वन ये पूछा गया था। नीलगिरी की पहाड़ी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं? सोलास। क्या कहते हैं? सोलास वन कहते हैं। क्या कहते हैं भी? सोलास वन। सोलास वहां का लोकल नाम है, वहां का स्थानीय नाम है, सोलास वन, ये बात याद रखें। इसके बाद हमारे अगले वन कौन से हैं? तो अगला हमारा वन है, इसके बाद हमारा अगला वन जो है वो जवारीय वन है। जवारीय वन, जवार भाटा, जानते हो आप जवार भाटा क्या होता है या नहीं जानते? जवारीय वन वो होते हैं जहां समुद्र में जब जवार आता है तो खारा पानी पहुंचता है। अरे जवार भाटा, जवार जहां खारा पानी आता है, और जहां खारा पानी आएगा तो आप समझ जाओ कि ये खारे पानी के वन होते हैं। किसके होते हैं? खारे पानी के वन। इनको भारत में मैंग्रोव वन कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंग्रोव वन? क्योंकि भारत के का ये पश्चिमी बंगाल से नाम लिया गया है, वहां मैंग्रोव वन कहते हैं। और ये मिलते कहां है? सीधा मैंने बता दिया, खारा पानी जहां तक समुद्र का पानी आएगा वहां मैंग्रोव वन मिलेंगे। और यहां ये वन मिलते क्या? पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में, सुंदरवन, अंडमान निकोबार में जहां तक जवार का खारा पानी आता है, यानी तट के पास बहुत आंतरिक भाग में चले जाओगे तो नहीं मिलेंगे। इसके बाद दक्षिणी भारत में जितनी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की जो डेल्टाई भाग हैं, कौन? डेल्टाई, उन डेल्टाई भागों में जहां खारा पानी पहुंचता है वहां कौन से वन मिलते हैं? जवारीय वन। कौन से वन मिलते हैं? जवारीय वन। अब यहां के मुख्य वृक्ष कौन से हैं? मुख्य वृक्ष कौन से हैं? तो आप देखें, यहां का मुख्य वृक्ष मैंग्रोव है, उसके बाद गोरेन है, गोरेन के बाद ताड़ है, ताड़, नारियल इसी का पेड़ होता है, सुंदरी भी है। और भारत में सुंदरी वनों की अधिकता के कारण इनको सुंदर वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
सुंदर वन भी कहते हैं। ये आपकी बात है। और इसके बाद हमारे लास्ट प्रकार के वन जो हैं वो कौन से हैं? वेलांचली वन या अनूप वन। अनूप वन। वैसे भारत में इन वनों का अभाव है। क्यों अभाव वो भी बताऊंगा। ये कहां बनते हैं? आर्द्र भूमि में। आर्द्र भूमि का मतलब जहां भूमि में पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है वहां जो वन उगते हैं उनको आर्द्र या वेलांचली वन कहते हैं। तो हमारा अगला वन है वेलांचली व अनूप वन। अब हम वेलांचली व अनूप वन को देखते हैं, होते क्या है वेलांचली या अनूप वन। तो भारत में जो वन आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं, आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? जिस भूमि में पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है उसको आर्द्र भूमि कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्द्र भूमि में भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर, 39 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो आर्द्र भूमि का है। लेकिन इस आर्द्र भूमि में भारत में चावल की कृषि की जाती है, इसलिए यहां वन कम होते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि आर्द्र भूमि के 70% भाग पर चावल की खेती होती है, इसलिए भारत में आर्द्र भूमि तो है लेकिन आर्द्र वनों का अभाव है। ये वन उड़ीसा की बात करें तो चिल्का झील के आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव झील का नाम भी है, आपको पता है केवलादेव झील है। वास्तव में केवलादेव कौन सी झील है? गोखुर झील। जिस बच्चे को नहीं पता उसको बता देता हूं। पहले यमुना नदी राजस्थान के भरतपुर से होके ऐसे बहती थी और फिर क्या हुआ, नदी में पानी की मात्रा बढ़ी यमुना में, तो यमुना ने सीधा मार्ग अपना लिया और अब यमुना नदी भरतपुर में नहीं आती है और यहां जो पानी भरा रहता है उस पानी को क्या कहते हैं? गोखुर झील। तो ये गोखुर झील जो है वो केवलादेव गोखुर झील का उदाहरण है। और आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ही क्षेत्र रामसर साइट में शामिल हैं। रामसर साइट क्या होती है? रामसर साइट तो इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए एक समझौता किया गया, रामसर संधि। उसके तहत हम आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान करते हैं। अब आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं। ये जो क्षेत्र होता है इसको जल कुक्कुट आवास भी कहते हैं। जल कुक्कुट आवास यानी जल में रहने वाले जीव जंतुओं का आवास भी कहते हैं। तो जल कुक्कुट आवास किन वनों को कहा जाता है? वेलांचली या अनूप वनों को। और ये कहां होते हैं? आर्द्र भूमि में होते हैं। ये आपके वन कंप्लीट हो गए। 7 प्रकार के वन थे जो हमने पढ़े। अब मैं आपको, वैसे तो छोटे बच्चों को बतानी होती हैं ये बातें, आपको पता ही है वनों के लाभ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। वनों के 2 प्रकार के लाभ हम पढ़ेंगे। एक हमारे होते हैं प्रत्यक्ष लाभ और एक होते हैं हमारे अप्रत्यक्ष लाभ। ये दोनों थोड़ा सा अंतर समझना है। जैसे पेपर में आ जाता है निम्न में से कौन सा वनों का प्रत्यक्ष लाभ है और निम्न में से कौन सा वनों का अप्रत्यक्ष लाभ है। तो वनों से जैसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, ये प्रत्यक्ष लाभ है। फर्नीचर हम बनाते हैं, ये प्रत्यक्ष लाभ है। वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, सीधा ऑक्सीजन हमारे पास आती है, ये प्रत्यक्ष लाभ है। वनों से हम कागज बनाते हैं, प्रत्यक्ष लाभ है। दिया सलाई माचिस बनाते हैं, प्रत्यक्ष लाभ है। वन काटने से लोगों को सीधा रोजगार प्राप्त होता है, ये भी लाभ है। अब बहुत बड़े स्तर पे आप वनों को काटोगे तो ये नुकसान है, लेकिन वो तो मानव पारिस्थितिकी के लिए नुकसान है। रोजगार की बात करें तो रोजगार तो दे ही रहे हैं वन। इसके बाद वनों से जैसे कोयला प्राप्त होता है, कोयला, ये वनों का प्रत्यक्ष लाभ है। वनों से जैसे आपको पता है शहतूत जो होता है उसके वृक्ष पर रेशम के कीट पाले जाते हैं, ये भी प्रत्यक्ष लाभ है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से प्रत्यक्ष लाभ है। अप्रत्यक्ष बताता हूं।
वन हमारे वायुमंडल को सम व नम बनाए रखते हैं। सम का मतलब न तो गर्मियों में ज्यादा गर्मी होने देते हैं, न सर्दियों में ज्यादा ठंड होने देते हैं। नम का मतलब हवा में नमी रहती है। आप देख सकते हो पेड़ की छाया में टेम्परेचर का कितना अंतर होता है, तो समान बनाए रखते हैं। वन हमें बाढ़ से बचाते हैं, बाढ़ से बचाते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, बाढ़ से बचाव को प्रत्यक्ष में शामिल कर देते हो, जबकि ये अप्रत्यक्ष लाभ है। वन आंधी व तूफान, तूफान को रोकते हैं, ये अप्रत्यक्ष लाभ। यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं, वरना वनों के लाभ तो सबको पता ही है। मैं आपको क्वेश्चन सही कैसे हो वही तो बता रहा हूं। वन मरुस्थलीकरण को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है, वन मरुस्थलीकरण को भी रोकते हैं। वन मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अब सीधा उपजाऊ थोड़ी बनाते हैं, वनों की वनस्पति जो है वो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। ये क्या है, ये आपके अप्रत्यक्ष लाभ हैं। जैसे जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान होता है, तो जीव जंतुओं को घर मिलता है रहने के लिए, ये अप्रत्यक्ष लाभ है। हमें मनोरंजन, यानी कि हम जंगलों में घूम के आते हैं, राष्ट्रीय पार्क देखते हैं, तो हमें यह भी लाभ होता है, तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष लाभ है। वन प्रदूषण को कम करते हैं, ये भी वनों का अप्रत्यक्ष लाभ है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं, ये भी अप्रत्यक्ष लाभ है। तो आप एक बार थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 2 मिनट देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब मैं आपको, वैसे तो हमारा वन टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं कुछ चीजें सीधी पूछी जाती हैं उनकी बातें बता देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, श्वेत सनोवर, ये वृक्ष का नाम है और ये कहां पाया जाता है? सिल्वर फर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सिल्वर फर। ये सिल्वर फर कहां होता है, कैसा होता है? तो ये नुकीली पत्ती का सदाबहार वन है, सदाबहार वन है, नुकीली पत्ती का है। और ये विशेष रूप से 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय यानी जे&के, हिमाचल, लद्दाख वगैरह में। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 मीटर तक होती है। और इससे विशेष रूप से लुगदी, लुगदी से कागज बनता है वो वाली, लुगदी, दिया सलाई, फर्श के तख्ते आदि विशेष रूप से बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिल्वर फर का। उसके बाद जैसे आपका अगला वृक्ष होता है देवदार। देवदार, इस देवदार से सिर्फ एक बात याद रख लेना, देवदार से सुगंधित तेल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सुगंधित तेल। देवदार से क्या प्राप्त होता है? सुगंधित तेल। ये देखना चाहो ये कहां होता है, तो ये 2500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, यानी कि इससे नीचे मिलते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हो कश्मीर का कुछ भाग, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मिलते हैं ये वृक्ष, मुख्य रूप से मिलते हैं। इसके बाद आप चीड़, चीड़ से मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तो आप याद रखें, चीड़ से क्या प्राप्त होता है? तारपीन का तेल। और ये भी हिमालय में मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊंचाई के अकॉर्डिंग बताया था कि चीड़ हिमालय में मिलता है। उसके बाद आप जैसे एक पेड़ होता है स्प्रूस, स्प्रूस, ये भी कहाँ मिलता है? हिमालय में। और इससे क्या बनती है? लुगदी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, पेपर में पूछ ली जाती हैं। प्रश्न छोटा हो बड़ा हो नंबर सबके बराबर होते हैं, इसलिए याद रखें। एक जैसे आपसे पूछ लिया जाए वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र व नकाशी, नकाशी समझते हो ना आप, जो लकड़ी पे कारीगरी की जाती है, वो किस वृक्ष की लकड़ी पर की जाती है? तो ये होता है वालनट, वालनट पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्रिकेट का बल्ला, क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी का बना होता है? तो आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता, आप बता दोगे? चलो कमेंट में लिखो, विलो से बना होता है, विलो। इसके बाद जैसे आप और बात करो तो हमारे, ये तो हमारे हिमालय के सारे, देखो ये श्वेत सनोवर, देवदार, चीड़, स्प्रूस, वॉलनट, विलो,
इसके बाद साइपर्स, ये सब हिमालय के वृक्ष हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसमें से। फिर देखो अगले वृक्ष हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं, मानसूनी जो वन होते हैं उनमें कौन से वनों की क्या खास बात होती है। तो मानसूनी वनों में आपको पता हो तो हमारा एक वृक्ष होता है सागौन, सागौन, साल, सागौन, सागवान, ये अलग अलग होते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए सागौन जो होता है भाई, ये क्या होता है, ये हमारे मुख्य रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उगता है। इसकी लकड़ी जो होती है वो सुंदर होती है, कठोर होती है और टिकाऊ होती है। तो आप इससे विशेष रूप से क्या बनाओगे, फर्नीचर। 2 नंबर पे जैसे साल, साल जो होता है वो मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड में पाया जाता है। ये पतझड़ वन में आपने पढ़ा है और इससे मुख्य रूप से रेल के डिब्बे बनते हैं क्योंकि इसकी लकड़ी थोड़ी हल्की होती है और फर्नीचर बनाने में भी बहुत उपयोगी होता है। इसके बाद आप देखोगे सागवान, सागवान जो होता है भी, इससे भी क्या बनाई जाती हैं, समुद्र वाली जहाज, रेल के डब्बे, ये विशेष रूप से बनते हैं। एक आपके होता है चंदन, चंदन सबको पता है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी में मिलता है, मैंने बिल्कुल बताया है। नीलगिरी की पहाड़ी याद होगी आपको, प्रायद्वीपीय पठार में चंदन के वृक्ष, चाय की खेती, टोडा जनजाति भैंस पालती है, सारी बात बताई है। एक पलाश, पलाश जो होता है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है विशेष रूप से, और इसको जंगल की जवाला कहते हैं। जंगल की जवाला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फूल जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और वो दूर से देखने पर जंगल की ज्वाला जैसे दिखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। टॉपिक एंडिंग पे है। अब मैं आपको वनों की गौण उपज में सिर्फ एक उपज की बात बताऊंगा और वो हमारा होता है लाख। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार है लाख। लाख को इंग्लिश में कहते हैं सेलाक, सेलाक। ओके, ये लाख किससे प्राप्त होता है आप तो मुझे पहले यही बता दो, कौन से कीट से प्राप्त होता है, कोई बताएगा? लाख जो होता है वो केरिया, केरिया लक्का, केरिया लक्का कीट, केरिया लक्का कीड़ा होता है, आप इसको कीड़ा बोल सकते हो सीधा। केरिया लक्का कीट की राल से प्राप्त होता है, राल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? केरिया लक्का कीड़ा की राल से प्राप्त होता है। ये कीट जो है वो कौन से वृक्षों पे पाया जाता है? विशेष रूप से पलाश पे, पीपल पे, बरगद पर, गुल्लर पर और खैर पर। ये करता क्या है कि ये इन पौधों का रस चूसकर और एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, चिपचिपा। उस चिपचिपा पदार्थ से क्या बनता है? लाख। तो पेपर में आपकी बात आई कि किस कीट से प्राप्त होता है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाख के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन भारत में होता है। इंपॉर्टेंट बात है। और भारत में झारखंड का एकाधिकार है। किसका एकाधिकार है? झारखंड का। ये दोनों ही बात आपकी इंपॉर्टेंट है। इससे काम क्या लिया जाता है? तो औषधि बनती है। आप लोगों ने सोचा चूड़े ही बनते हैं, नहीं भाई, औषधि भी बनती है। रेशम रंगने के काम आता है, रेशम रंगने के काम आता है। महिलाओं के पहनने वाले चूड़े भी बनते हैं, पेंट बनती है, गाड़ी वाड़ी के करते हैं, पॉलिश बनती है, ये सब इससे बनते हैं। ओके, तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसका नाम था वन। आप ये नहीं समझे वन हुआ है। अब हम इसके बाद अगली क्लास में वन रिपोर्ट 2019 पढ़ेंगे।
इसी टॉपिक का ये पोर्शन बाकी बच गया। इसके बाद हमारे वन्य जीव जंतु भी पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारे जो मुख्य क्षेत्र होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और आपके अभ्यारण्य। इन सब को हम अगली क्लास में, यानी कि मैं दोबारा से कराऊंगा एक बार भारत के भूगोल के अकॉर्डिंग। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्राकृतिक वनस्पति। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अंत तक देखा वीडियो तो आपके समझ में आया होगा। और मैंने आपको कहा था कि आप या तो आप मेरे लिए मेहनत कीजिए, आप मेरे लिए मेहनत करोगे, मैं आपके लिए नोट्स बना के आपको PDF सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट से लिख सकते हो। ओके, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।